जब राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे बीच में विभीषण है, उन्हें बाहर निकालने का वक्त आ गया है, तो राहुल गांधी की इस बात के पीछे कई तरह के मायने निकाले जाते हैं। क्या राहुल गांधी सच में कांग्रेस को नए सिरे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश के चक्कर में कांग्रेस का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं? कहीं राहुल गांधी कांग्रेस बनाने के चक्कर में सोनिया कांग्रेस के ऐसे लोगों को साइडलाइन तो नहीं कर रहे हैं जो दरअसल कांग्रेस के लिए बेहद ज़रूरी हैं? या फिर राहुल गांधी की इस नई कांग्रेस के लिए ज़रूरी है कि नए सोच और नए चेहरे के लोग आएं? नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान और आप देख रहे हैं कहानी अभी बाकी है। जी हाँ, आज कहानी ज़रा राहुल गांधी के बयान की पड़ताल की कि क्या राहुल गांधी सिर्फ कहने भर को कह गए या सच में कार्रवाई होगी? क्या सही में कांग्रेस से स्लीपर सेल बाहर होंगे? अगर होंगे तो कब होंगे? क्या ये वक्त सही है स्लीपर सेल पर कार्रवाई के लिए या थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा? क्या राहुल गांधी जब कहते हैं कि स्लीपर सेल के बाहर करने की ज़रूरत है, कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, उसके बावजूद ऐसे बयानों को अनदेखी करके कुछ नेता वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें नहीं पहुँचना चाहिए, तो इसके मायने क्या है? क्या राहुल गांधी ने जिस तरह से कांग्रेस को नई कांग्रेस में तब्दील करने की कोशिश की है, जो एग्रेसिव आप कह सकते हैं अग्रेसिव राजनीति करती है, जिसका उदाहरण दिल्ली में देखा, जिसका उदाहरण अभी बिहार में देखा जा रहा है, क्या यही अगले साल असम और फिर केरल और करते करते गुजरात तक जारी रहेगा? क्या वो राज्य कांग्रेस जीतने में वापस कामयाब हो पाएगी जहां पर इन स्लीपर सेल ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है? इन्हीं सब पर बातचीत के लिए हमने एक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक को अपने मंच पर बुलाया। उन्होंने दिल खोलकर सब बात सच्चाई से रख दी। जहां कांग्रेस की बुराई करनी थी, जहां कांग्रेस की कमी थी, वो भी कही। जो जहां राहुल गांधी गलत है वो भी उन्होंने पॉइंट आउट किया, और जहां राहुल गांधी सही है वो भी पॉइंट आउट किया। चलिए डॉक्टर राकेश पाठक के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, सीधा सवाल सबसे पहला यही है कि राहुल गांधी ने जो उस दिन बात कही स्लीपर सेल्स की या विभीषण की, वो क्या सिर्फ कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए थे या उसमें लगता है सच में कुछ सच्चाई है? और जिस तरह से उन्होंने कहा कि 30, 40, 50 को निकालना पड़े तो निकाल दीजिए, क्या उसमें भी दम लगा आपको? धन्यवाद प्रदीप जी। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वो 100% सही बात, बिना किसी किंतु परंतु अगर मगर के। न केवल राहुल गांधी को बल्कि हम सबको भी ये स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी अपने पूरे इतिहास के सबसे कठिन समय में से गुजर रही है। इससे ज्यादा बुरा वक्त उसका आ नहीं सकता है, जहां उसकी खुद की चुनी हुई सरकारें गिर गई। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से लगातार वो सत्ता से बाहर है। यद्यपि 2024 में राहुल गांधी और उनकी पार्टी की मेहनत ने थोड़ा सा उसका हौसला बढ़ा दिया है। लेकिन विषय पर आए तो ये राहुल गांधी का बयान जो है कि 10, 20, 30, 40 लोगों को निकाल दीजिए, स्लीपर सेल घुसे हुए हैं, संघ से सहमति रखने वाले लोग पार्टी में हैं, ये बयान कोई नया बयान नहीं है। आपको याद होगा हरियाणा में भी राहुल गांधी ने इसी तरह का एक बयान दिया। इसके पहले यूथ कांग्रेस के साथ, शायद कोरोना काल की बात है, कोविड काल में वे ऑनलाइन इसी तरह डिस्कशन कर रहे थे अपने यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ। जूम मीटिंग थी, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि मैं जानता हूं कि ऐसे लोग हैं जो सत्ता से डरे हुए हैं, जो संघ के समर्थक हैं। तब भी उन्होंने कहा था ऐसे लोगों का हमारी पार्टी में कोई स्थान नहीं। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो कहा है उस पर अमल कब होगा और कौन करेगा। इसके उत्तर में जाएं इससे पहले प्रदीप जी थोड़ा सा ये भी समझ लें कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये भानुमति का कुनबा है। इसमें हमेशा से अलग अलग मतों के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग रहे हैं। यहां तक कि गांधी नेहरू के समय भी तमाम ऐसे लोग थे जो हिंदुत्व की विचारधारा से प्रभावित थे। तिलक थे, लोकमान्य गंगाधर तिलक, हम सब जानते हैं कि
उनकी विचारधारा पूरी तरह ऐसी नहीं थी जैसी नेहरू या गांधी। उसके बाद भी समाजवादी रहे, सोशलिस्ट रहे, वामपंथी विचारधारा के लोग भी कांग्रेस में रहे, राजे रजवाड़े रहे, सब तरह के लोगों का एक समूह कांग्रेस रही। लेकिन कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जो पूरी तरह से दक्षिण पंथ के जो प्रतीक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके साथ खड़े दिखाई देते हो या अंदर खाने से उसकी मदद करते हो। अब चूंकि कांग्रेस का ये कमजोर समय है, नेतृत्व बहुत कमजोर है, अंकुश नहीं बचा है, तो लोगों ने इस तरह सिर उठाए कि राहुल गांधी के करीबी लोगों में से, आपने सही उदाहरण मध्य प्रदेश का लिया है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, सबसे करीबी लोगों में से ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। उन्हें कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया। हाँ, इतनी गलती मान सकते हैं सोनिया राहुल गांधी की कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। ये तो खैर बहुत बड़ा अपराध था, उनको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए था, तो शायद वे कांग्रेस नहीं छोड़। ऐसे ही तमाम बाकी लोग हैं, आरपीएन सिंह है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं नहीं नहीं, अरे मुख्यमंत्री नहीं सर, मैं प्रधानमंत्री की बात करता हूँ हमेशा, क्योंकि ये लोग इतने काबिल लोग हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी गलती ये है कि 6-6 महीने के लिए, 6 महीने ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री रहते, फिर 6 महीने मिलिंद देवड़ा, फिर 6 महीने आरपीएन सिंह। तो इस तरह से जितने लोग छोड़कर गए, ये लोग पार्टी छोड़कर नहीं जाते, ये सब प्रधानमंत्री बनने के लायक, क्योंकि इसके अलावा तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने सब दे दिया था सर। ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार सांसद, दोनों बार यूपीए सरकारों में मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, लोकसभा में मुख्य सचेतक, महाराष्ट्र की स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन, मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान समिति के संयोजक। तो सर मुख्यमंत्री का पद तो बहुत छोटा था सिंधिया जी के लिए, उनको प्रधानमंत्री बनना था। इसलिए हमारे दर्शक फिर समझ लें, कांग्रेस की गलती यह है कि उसके भीतर जो लोग जब पार्टी में रहते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कम का कोई पद नहीं चाहिए होता, लेकिन जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तो स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया जी का नाम 13वें नंबर पर आता है। बीजेपी की चुनाव अभियान समिति में उनका नाम स्टार प्रचारकों में 13वें नंबर पर आता है। कई जगह तो कमेटियों में वे होते नहीं, पार्टी के आयोजनों में दूसरे तीसरे स्थान पर बैठना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस में उनको प्रधानमंत्री बनना है। अब सवाल यह है कि ये सारी गलतियां तो राहुल गांधी या कांग्रेस ने की, मान लेते हैं। अब जो गलती हो रही है उसका खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा पार्टी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जानते हैं स्लीपर सेल है, संघ के समर्थक लोग हैं, अपने महल बचाओ, अपनी जान बचाओ। अभी कहा उन्होंने इस अहमदाबाद के अधिवेशन से पहले, जिन्हें अपनी जान बचाना हो, जिन्हें अपने महल बचाना हो, वे चले जाएं। मेरा स्पष्ट मानना यह है कि किसी भी पार्टी में अगर आपको आंतरिक अनुशासन कायम रखना है, संगठन को बचाना है, सत्ता की राजनीति करनी है, तो ऐसे स्लीपर सेल्स को जाने देने की मोहलत नहीं दी जा सकती। आपको सर्जरी करना पड़ेगी। ये एक्शन तो कांग्रेस पार्टी को खुद कर लेना पड़ेगा। राहुल गांधी को किसी से इजाजत लेने की जरूरत है क्या? दशकों बाद ऐसा हुआ है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो व्यक्ति किसी पद पर नहीं है, राहुल गांधी, उन दोनों के बीच में ऐसा तालमेल है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। सब जानते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अगर ये दो लोग मिलकर ये तय कर लें कि फला व्यक्ति संघ से मिला हुआ है, बीजेपी के हक में काम कर रहा है, गुजरात तो उसकी प्रयोगशाला है जहां पर उन्होंने कहा है, भुगत रही है कांग्रेस वहां पर। दिग्विजय सिंह का बयान आया उसके बाद कि मैं जब गुजरात के दौरे पर जाता था तो मुझे कहा जाता था यहाँ संघ के खिलाफ नहीं बोलना है, पार्टी के लोग कहते। राहुल गांधी संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो प्रदीप जी, मेरा कहना यह है कि अब एक्शन लेने की बारी राहुल गांधी की। भाषणों से कुछ नहीं होगा जी। जो मूल कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो हताश होता है कि आप कहते सब हैं, कार्रवाई नहीं करते। जी, वही बिल्कुल सही बोला डॉक्टर साहब। लेकिन इस पे आने से पहले एक सवाल और मध्य प्रदेश से ही आपसे पूछना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैंने उस चीज पे आपका रिएक्शन भी देखा कि अब राहुल गांधी कहते हैं कि भाई है स्लीपर सेल है, अब हटाने पड़ेंगे, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी विश्वास करें तो फिर किस पे करें? क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, जिसपे आपने भी रिएक्ट किया, कि आपके मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है जीतू पटवारी, जिस तरह से वो कविवर, महाकवि, महाज्ञानी और राम कथावाचक, उनकी बेटी की शादी में जिस तरह से गलबैया डाल के और जो तारीफों के पुल बांध रहे थे और सोशल मीडिया पे शेयर भी कर रहे हैं, और सबको मालूम है कि वो गांधी परिवार के बारे में उनके क्या विचार हैं, तो फिर ऐसे में अगर नई जिसपे जिम्मेदारी डालती है, अगर वो भी ऐसा निकलता है तो फिर क्या कर रहे हैं राहुल गांधी?
बिल्कुल, ये राहुल गांधी के सामने बहुत बड़ा संकट है। देखिए, शादी ब्याह में जाना, सामाजिक लोकाचार निभाना कतई गलत नहीं। हमारे देश में तो परंपरा रही है हमेशा। मध्य प्रदेश तो उन राज्यों में से है जहां पर इतनी सदाशही राजनीति रही है। अटल बिहारी वाजपेयी, राजमाता सिंधिया, माधवराव सिंधिया, दिग्विजय सिंह, लंबी फहरिस्त है। दिग्विजय सिंह के बेटे जब पहली बार विधायक बने, जयवर्धन सिंह, तो आशीर्वाद दिलाने के लिए वो शिवराज सिंह के पास लेकर गए। ये सामान्य सौजन्य। शादी ब्याह में, सुख में, दुख में आना और जाना सामान्य बात। लेकिन आप किसके यहाँ जा रहे हैं, थोड़ा सा एक बार रुककर ये सोचना पड़ेगा। ये जो तथाकथित कवि हैं, कथित कवि हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राहुल गांधी के ऊपर पप्पू का तमगा चस्पा किया, और वे श्रेय लेते हैं कि मैंने खुद पप्पू लिखा था और मैंने कुछ गलत नहीं लिखा था। उनके ट्विटर हैंडल पर आज भी वे सारे उपनाम, सारे सब कुछ दर्ज है। उन्होंने हटाए नहीं, डिलीट नहीं किए। इसके अलावा भी जब वे लोकसभा चुनाव लड़ने गए वहां राहुल गांधी के खिलाफ, तब उन्होंने क्या नहीं कहा। गांधी परिवार के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो उस व्यक्ति ने नहीं कही। इससे भी इतर थोड़ा और आगे बढ़कर सोच, वो तथाकथित कवि आजकल नन्हे मुन्ने बच्चे तैमूर को लेकर भी अपनी नफरत बांट रहा है समाज। एक छोटा सा अबोध बच्चा 8 साल का, उसके नाम को लेकर कितनी घृणा परोस रहा है। सोनाक्षी सिन्हा की शादी को लेकर किस तरह का बयान दिया। अगर आप उसके यहाँ शादी में जा रहे हैं तो वहां तक भी एक बार हो सकता है, पहले तो 10 बार सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने आपके नेता की चारित्रिक हत्या की, जिसकी छवि को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए पूरी ताकत जो लगा दी, आप उसके शादी में जाएं और फिर ट्वीट करें, उसे सरस्वती का पुत्र लिखें, दुनिया का सबसे लोकप्रिय कवि लिखें, और न जाने क्या क्या लिख रहे हैं आप। तो ये चीजें कांग्रेस पार्टी में अब चलनी नहीं चाहिए। एक और उदाहरण जोड़ देता हूं सुदीप, एक नेशनल चैनल पर, नाम लेकर बात करता हूं मैं, तो राहुल कंवल ने एक कॉन्क्लेव में जनता के जरिए एक सवाल पूछवाकर राहुल गांधी के निजी जीवन को लेकर भयानक टिप्पणी करवाई मंच पर। और साथ में कौन था? अमित शाह। राहुल कंवल राहुल गांधी के बारे में, उनकी काल्पनिक शादी के बारे में, उनकी काल्पनिक पत्नी के बारे में एक व्यक्ति ने कमेंट किया माइक पर, खाके लगते रहे, कांग्रेस पार्टी ने बैन किया। अब तुर्रा देखिए प्रदीप जी, राहुल कंवल को कांग्रेस पार्टी ने प्रतिबंधित किया, उसके 24 घंटे से कम में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी राहुल कंवल को इंटरव्यू दे रहे। इससे भी आगे की बलिहारी देखिए, भगवान भला करे इस पार्टी का। मैंने तो आजकल हैशटैग बना रखा है, ऐसी कांग्रेस का भगवान भला करे। जिस अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल कंवल को इंटरव्यू दिया, जब पार्टी ने ऐतराज किया, हम और आप जैसे लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, तब उन्होंने ये बहाना किया कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इनको बैन किया गया है। अकल्पनीय है ये बात। आपकी पार्टी का भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, गांधी परिवार का उत्तराधिकारी, उसकी चरित्र हत्या हो रही है स्टेज पर, अमित शाह की मौजूदगी में, ठाके लग रहे हैं, पार्टी बैन कर रही है। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा उस क्लिप से जिसमें राहुल गांधी को लेकर उस दर्शक ने बात कही, और अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे मुझे तो पता ही नहीं था पार्टी ने बैन किया है। और पार्टी ने बैन किया। पवन खेड़ा के ट्विटर हैंडल पर 2,73,000 व्यूज थे बैन करने की सूचना के। मैंने तो वीडियो बनाया था उसमें। तो जिस कांग्रेस में अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए इतनी चिंता नहीं है कि उसकी सार्वजनिक रूप से चरित्र हत्या करने वाले लोगों को इंटरव्यू देने का लोग संवरण नहीं कर पाते, शादियों में जाने का लोग संवरण नहीं कर पाते, उस कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व राहुल गांधी को सचमुच में बहुत बड़ी लड़ाई लड़, जितनी बड़ी लड़ाई वे बाहर संघ और बीजेपी से लड़ रहे हैं, मोदी शाह से लड़ रहे हैं, उससे बड़ी लड़ाई घर के भीतर उन्हें लड़नी। डॉक्टर साहब, अभी जो पिछले सवाल के जवाब में आपने जो बात कही, उससे मुझे एक चीज निकली कि आपके हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है आप कह रही कि इस वक्त जो राहुल गांधी और खड़गे के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त बेस्ट टाइम है कि ऐसे स्लीपर सेल पे काम किया जाए, इन्हें इन पर कार्रवाई की जाए। ये अगर मैं सही हूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल ये सही वक्त है। बिल्कुल।
तो लेकिन इससे बिल्कुल, जुड़ा देखिए फिर मैं, एक सवाल भी हाँ, जी, 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 जी। आप आपका सवाल ले लेते हैं। तो मेरा ये है डॉक्टर साहब कि अगर ये बिल्कुल सही वक्त है, तो मैं 2 सवाल इससे जुड़े हुए जानना चाहता हूँ। एक तो ये कि राहुल गांधी ने गुजरात को प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर क्यों रखा हुआ है? और गुजरात में ही उन्होंने ये बात कार्यकर्ताओं से कही, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि उन्होंने तुक्के में कह दी, कुछ सोच समझ के उन्होंने बात कही। तो पहले इसी से शुरुआत करते हैं कि गुजरात प्रायोरिटी में आपको क्या लगता है राहुल गांधी की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर क्यों है, जहां पर वो सबसे ज्यादा कोशिश करना चाहते हैं? देखिए, पहले इसका उत्तर बाद में देंगे, पहले उस पर आ जाएं कि खड़गे और राहुल गांधी के बीच जो तालमेल है। मैंने जैसा शुरू में कहा, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आमतौर पर तो ये रहा कि या तो सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं वर्षों तक, या सीताराम केसरी थे उससे पहले। ये पहला अवसर है कि एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिसकी गांधी परिवार के प्रति और कांग्रेस के प्रति कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि से कोई दुराभाव रखे। वरिष्ठता में उनका कोई सानी नहीं, 50 साल से ज्यादा लंबा उनका राजनीतिक जीवन। राहुल गांधी और उनके बीच में एक पर्सनल केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, एक दूसरे का जो सम्मान करते हैं। राहुल गांधी एक गार्डियन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में खड़गे को, तो मुझे लगता है जब भी कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा, देखिए एक्शन तो कांग्रेस अध्यक्ष ही लेंगे, राहुल गांधी के पास वो सांगठनिक हैसियत नहीं है पार्टी में, वे किसी पद पर नहीं। अल्टीमेटली अगर किसी को भी निकाला जाना है या अनुशासनहीनता का नोटिस जारी होना है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर संगठन महामंत्री जारी करेगा। तो मैं ऐसा मानता हूं ये सबसे माकूल मौका है। ये जो तालमेल है, इसके चलते थोड़ा सा बवंडर होगा निश्चित तौर पर पार्टी में। इस तरह के जब भी एक्शन होंगे, वो हलचल मचाएंगे, एक नया गुट खड़ा हो जाएगा। अभी तो जैसे तैसे वो G21 था या 23 था, आनंद शर्मा और तमाम लोगों का, वो तो 240 सीटों पर बीजेपी रुक गई, कांग्रेस 100 पर आ गई। इससे वो तितर बितर हो गया। एक चले गए हाशिए पर गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, उनकी गिनती नहीं है। लेकिन इसमें एक व्यावहारिक परेशानी और है। हम और आप सोचते हैं, राहुल गांधी सोचते हैं और कह रहे हैं कि स्लीपर सेल। चलिए मुझे आप बताइए कौन सा मैकेनिज्म होगा जिससे इस बात को निर्धारित किया जाएगा या शिनाख्त की जाएगी कि गुजरात का या मध्य प्रदेश का या हरियाणा का या हिमाचल प्रदेश का फला नेता बीजेपी का स्लीपर सेल है या आरएसएस से मिला हुआ है। वो प्रक्रिया क्या होगी? कौन सा सोडियम रिंग टेस्ट होगा, कौन सा लिटमस पेपर टेस्ट होगा? तो राहुल गांधी के सामने जो परेशानी है उसको भी समझ, बहुत आसान नहीं है किसी को भी स्लीपर सेल बता देना, उस पर ठप्पा लगा देना और पार्टी का उसको निकाल देना। ये कठिन प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर वे ऐसा संदेश भी देते रहे कि हम पहचान रहे हैं कि कौन कौन विभीषण है, कौन कौन हरिराम नाई है, इतना भी पर्याप्त होगा। अब आते हैं गुजरात के विषय पर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। देखिए प्रदीप जी, हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि, उनकी प्रयोगशाला, हिंदुत्व की प्रयोगशाला, घृणा की प्रयोगशाला, विभाजन की प्रयोगशाला, वोटों की वैधशाला, जहां से दूरबीन लगाकर वे वोट हासिल करते हैं, किस रास्ते से, किस तरह की सांप्रदायिक दूरबीन लगाते हैं, वो सब की गुजरात कर्म भूमि है। एक मिथ की कहावत हम लोग अक्सर मिथकों में, कहानियों में, किस्तों में सुनते रहे कि रावण की जान या राक्षस की जान, रावण को का नाम नहीं लेते, राक्षस की जान, किसी भी राक्षस की जान उसकी नाभि में थी, या राक्षस की जान किसी तोते में थी। मोदी शाह की राजनीति की जान गुजरात, यद्यपि अब पूरे देश पर राज कर रहे हैं, प्रकारांतर से लगभग पूरे देश में उनका विस्तार है, अधिकतम राज्यों में उनकी सरकार है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अगर कोई धुरंधर राक्षस की नाभि में जहां अमृत कुंड है उस पर ही तीर चला दे, उसे फोड़ दे, तो क्या होगा? उसका तिलिस्म बिखर जाए। इसके पीछे एक व्यावहारिक पक्ष और है। भले वह 20-25 साल से लगातार बीजेपी सरकार में है, भले गुजरात में बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं, भले पिछली 2-3 विधानसभाओं के बाद लगातार जीते और हारे हुए लोग कांग्रेस के बीजेपी में जाते रहे, इसके बावजूद आज भी गुजरात में कांग्रेस का काडर बचा हुआ है। 2 विधानसभा चुनाव से पहले का मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, आपको अच्छी तरह याद होगा। उस विधानसभा में दोपहर 2:45 बजे तक हम सब लोग टेलीविजन पर मतों की गिनती देख रहे थे।
कांग्रेस की 75 से ऊपर सीटें हो चुकी थी गुजरात, बीजेपी पीछे चल रही। टेलीविजन चैनलों की हेडलाइन बदलना शुरू हो गई थी, कांग्रेस बहुमत की ओर अग्रसर, सरकार बना सकती है कांग्रेस। लगभग 3 बजे तक कांग्रेस गुजरात में सरकार बनाने की स्थिति में थी। 3:15 बजे के बाद पासा पलट गया। सूरत की 20 विधानसभा सीटों की मशीनें खुली। प्रदीप सर, ये सूरत वो शहर है जिसमें इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल हुई। केंद्र सरकार की टैक्सेशन नीतियों के खिलाफ, जीएसटी वगैरह के खिलाफ सूरत बंद रहा था कई दिन तक। मुझे दिन याद नहीं है, 20 दिन 45 दिन। पूरा हीरा कारोबार, सारे कपड़े के दुकान और मार्केट्स पूरी तरह बंद रहे थे, गुमटी नहीं खुली थी। तो लोगों को लगा था कि सूरत में बीजेपी 2-4 सीटों का नुकसान तो सहेगी, लेकिन पूरी 20 सीटें बीजेपी, ये आंकड़ा है, पूरी की पूरी 20 सीटें बीजेपी। एक तथ्य और याद दिला देता हूं, उसके बाद के विधानसभा चुनाव की बात। उस विधानसभा चुनाव के बाद जो रिट पिटीशन लगती हैं, चुनाव याचिकाएं लगती हैं, गुजरात के कम से कम 5 बीजेपी के विधायकों को अदालतों में, चुनाव आयोग में अयोग्य ठहराया गया था, लेकिन वे स्टे ले लेकर पूरा पूरा कार्यकाल करते रहे। अब तो उसके बाद के बाद का चुनाव होने जा रहा है। यानी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह अपराजेय समझा जाता है वैसा है नहीं। और सबसे अंतिम विधानसभा चुनाव जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत से वहां चुनाव लड़ा, क्या हालत हुई उसकी, और कांग्रेस की। अब अगर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी मिलकर वहां चुनाव लड़ेंगे, या आम आदमी पार्टी अब इस हैसियत में ही नहीं बची, अरविंद केजरीवाल का आता पता नहीं, बहुत दिनों से टीवी पर देखे भी नहीं, तो वहां कांग्रेस सीधी चुनौती दे सकती है। और अगर गुजरात में मोदी शाह को राहुल गांधी ने ऐसी चुनौती दे दी, हार जीत हम नहीं जानते। राहुल गांधी तो पार्लियामेंट में कह चुके हैं, लिख कर ले लीजिए हम गुजरात में चुनाव हराएंगे। यद्यपि ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये एक तरह का अहंकार होता है। फिर भी इसी 2024 के लोकसभा चुनाव, इसी गुजरात में कांग्रेस ने एक सीट जीती है, वो मैडम है कोई ठाकुर, नाम भूल रहा हूं उनका, गनीबेन ठाकुर। ऐसे गनीबेन ठाकुर। तो अगर ऐसे राज्य में मोदी शाह को चुनौती देने का संकल्प कर लिया राहुल गांधी या कांग्रेस, यही वजह है कि मोदी शाह गुजरात में लगातार सक्रिय हुए हैं। राहुल गांधी जाते हैं पीछे से, मोदी और अमित शाह पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां की हार सिर्फ गुजरात राज्य की हार नहीं है। एक देसी कहावत है, डुकरिया के मरबे का गम नहीं है, जम लपके का गम। यानी यम बुजुर्ग महिला की मौत का दुख नहीं है, लेकिन यमदूत ने देहरी देख ली, इसका दुख है। तो गुजरात की हार बीजेपी के लिए जम लपके जैसी चीज हो जाएगी। पूरा देश जी, सोचेगा कि मोदी शाह को अगर गुजरात में हराया जा सकता है तो कहीं भी हराया जाए। जी कहीं भी हराया जा सकता है। एक डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल फिर इसी से मिलता जुलता ही जानना चाहूंगा। ये जो राहुल गांधी का बयान और राहुल गांधी का गुजरात में पहुंचना, और उसके बाद नए, उससे पहले नए प्रभारी बनाना, बिहार में एग्रेसिव पॉलिटिक्स, दिल्ली में एग्रेसिव पॉलिटिक्स करना, इलेक्शन लड़ना, ये कहीं एक कोशिश है कि जो नई कांग्रेस बनाने की राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, जिसे टीम राहुल या कांग्रेस, राहुल कांग्रेस कहा जा रहा है, कि जो एक यंग कांग्रेस दिखे, युवा चेहरे उसमें आए, तो एक उसका पार्ट भी है कि उसी के तहत राहुल गांधी चाह रहे हैं कि ये जो ओल्ड गार्ड है, जो ना खुद कुछ करते हैं ना किसी और को करने दे रहे हैं, वो इसी बहाने छटते जाए बाहर, और ये नए लोग जो हैं वो आते रहे पार्टी में। एक उसका भी एक इसमें झलक दिखती है या टैक्टिस दिखती है आपको? निश्चित तौर पर राहुल गांधी अपनी कांग्रेस बना रहे हैं। मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूं, और उस दिन से मैंने कहना शुरू किया जिस दिन राहुल गांधी ने अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा शुरू की कन्याकुमारी। उस दिन राहुल गांधी ने अपनी नई कांग्रेस बनाने का आगाज किया। तब से अब तक भी समय पर्याप्त निकल चुका है। स्वाभाविक तौर पर किसी भी पार्टी में जब पीढ़ी परिवर्तन होता है तो थोड़ा गतिरोध भी आता है। ये बीजेपी नहीं है, बीजेपी में पीढ़ी परिवर्तन बहुत आसानी से हो जाता है। मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मैं अपने 35-36 साल के पत्रकारिता के जीवन में बीजेपी में अब तो तीसरी चौथी पीढ़ी देख रहा हूं शिखर पर। मैंने सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, कैलाश जोशी के समय से पत्रकारिता शुरू की, लेकिन ये कब अस्ताचल में चले गए, कब नई पीढ़ी नेपथ्य से पर्दे मंच पर आ गई, फिर एक पीढ़ी चली गई, उमा भारती आकर चली गई, फिर बाबूलाल गौर आकर चले गए, शिवराज सिंह की विदाई हो गई। अब
अब मोहन यादव जैसे नई पीढ़ी के नेताओं की बारी है। क्या कांग्रेस में ये सब नहीं हो सकता? नहीं हो पा रहा, इसी का खामियाजा पार्टी भुगत रही है। एक हरियाणा का आखिरी उदाहरण देकर बात खत्म करूंगा। राहुल गांधी अपनी कांग्रेस बनाना चाहते हैं तो उसमें पहली प्राथमिकता उन्हें अनुशासन को देना होगी। पार्टी में अनुशासनहीनता की क्या चरम स्थिति है, इसका उदाहरण हरियाणा है। देखिए, हम शादी ब्याह में जीतू पटवारी के जाने या गोविंद सिंह डोटासरा के जाने को गिन रहे हैं, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ना अभी चुनाव है इन राज्यों में। लेकिन हरियाणा में क्या हो रहा था सर? कुमारी शैलजा हर जा हर पूरी ताकत लगा दी उन्होंने चुनाव में पार्टी को हरवाने के लिए। और पार्टी ने क्या किया? हर दिन प्रायोजित इंटरव्यू उनके हो रहे थे। पार्टी एक दिन ये नहीं कह सकती कि भाई चुनाव चल रहा है, भगवती चुनाव हो जाने दो, मुख्यमंत्री हो सकता है तुम ही बन जाओ, लेकिन इस समय इतने बयान तो मत दो। रोज उन्होंने बयान दिए, रोज मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोका। बन गई सरकार उनकी पार्टी की, बन गई मुख्यमंत्री। लेकिन उनसे ज्यादा मैं जिम्मेदार और दोषी मानता हूं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व। मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महामंत्री राहुल गांधी, ये सब भी जिम्मेदार हैं हरियाणा की हार के लिए। क्यों नहीं एक दिन बुलाकर डांट दिया गया, एक फोन कर दिया गया कि भैया मतगणना तक बहन जी अब आप कोई इंटरव्यू नहीं देंगी, किसी प्रचार के लिए निकलिए। 15 दिन अपने घर से नहीं निकली प्रदीप जी, फिर पार्टी चुनाव हार गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहरा देती है। तो ये जो अनुशासनहीनता है, इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। राहुल गांधी अगर अपनी कांग्रेस बनाना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले हाथ में, जैसे बिगड़ैल हाथी के लिए अंकुश होता है उसकी गर्दन पर रखने के लिए, ऐसे ही कांग्रेस एक बिगड़ैल हाथी है, उसकी गर्दन पर अंकुश की जरूरत है। अनुशासन का अंकुश जब तक नहीं होगा तब तक राहुल गांधी की ये सारी कवायद जाया हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। और अंतिम बात, राहुल गांधी के लिए भी एक संदेश। ये जो राहुल गांधी कई बार कहते हैं, अभी गुजरात में भी कहा, चुनाव जीते हैं या हारे हैं हमें इसकी चिंता नहीं है। अरे भाई, आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, 55-56 साल सरकार में रही है आपकी पार्टी। पार्टी के साथ काम करने वाले लोग, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर सांसद तक, सबको सत्ता की अभिलाषा होती है। और सत्ता में आए बिना आप सामाजिक परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। आप जिस संघ और बीजेपी से लड़ रहे हैं, जिस नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर आप सत्ता में नहीं होंगे तो क्या कर लेंगे आप? इसलिए राहुल गांधी को इस आदर्शवाद से भी मुक्त होना पड़ेगा कि हमें सत्ता की राजनीति नहीं करनी। हम चुनाव हारे हैं, जी चुनाव तो राहुल गांधी जी आपको जीतना ही पड़ेगा। अगर खुद को साबित करना है तो चुनाव जीते बिना आप सचमुच में स्वीकार नहीं हो पाए। जी। चलिए खैर, डॉक्टर साहब, राहुल गांधी ने जो कहा, कितनी सच्चाई है कितना खोखलापन है ये तो हमें नहीं मालूम। राहुल गांधी नई कांग्रेस बनाना चाह रहे हैं, राहुल कांग्रेस बनाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। हम भी चाहेंगे कि नई और दमदार कांग्रेस सामने आए, क्योंकि एक पत्रकार के नाते हमारी पहली जिम्मेदारी और पहली ख्वाहिश है कि इस देश का लोकतंत्र बचा रहे, इस देश का लोकतंत्र मजबूत रहे। और उसके लिए जरूरी है कि जितनी सत्ताधारी पार्टी मजबूत है, विपक्ष भी उतना ही मजबूत हो। तो इसलिए कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने इस सारे मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो जी हाँ, ये थे डॉक्टर राकेश पाठक। जैसा मैंने कहा कि हम तो चाहेंगे कि मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष मजबूत हो। अगर कांग्रेस की जगह कोई और पार्टी ऐसी होती जो राष्ट्रीय स्तर पे होती तो हम उसकी मजबूती के लिए भी काम ना करते। लेकिन इस देश में मजबूरी ये है कि बीजेपी जो सत्ता में है, या तो वो राष्ट्रीय पार्टी है या फिर कांग्रेस ऐसी पार्टी है विपक्ष में जिसके पूरे देश में अभी भी ग्रास रूट बची है। तो इसलिए कांग्रेस का मजबूत होना ज़रूरी है। और उम्मीद करता हूँ आपको भी कहानी का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।